अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। बच्चों में मुख्तलिफ अमराज जो हैं आए रोज़ हम देखते हैं, नए से नए अमराज वो जन्म लेते हैं या नए से नए अमराज जो हैं वो सामने आते हैं जिनको पहले जिनके बारे में कोई इतनी ज़्यादा आगाही मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से न सिर्फ बच्चों को उनके वालिदैन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सीलिक डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें गंदम की एलर्जी से कह लें, ग्लूटन जो है उसके हवाले से बात कर लें। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियाँ हैं बच्चों के अंदर। अब ख़ास तौर पर जो नौमौलूद हैं उनके अंदर भी मुख्तलिफ अमराज जो जन्म ले रहे हैं, जिनके हवाले से आगाही का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्तलिफ वसाइल मुख्तलिफ अमराज के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अदील मसूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज बच्चों के ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम में हवाले से जो मुख्तलिफ अमराज है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सीलिक डिजीज़ जो है उसके हवाले से, ग्लूटन जो गंदम की एलर्जी है, इसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा अवेयरनेस मौजूद नहीं है। वालिदैन को और बच्चों को तो छोड़ें, डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि इसके हवाले से टेस्ट करवाया जाए। ये बताइएगा ये क्या है? सीलिक डिजीज़ जी बच्चों में बुनियादी तौर पे ये बच्चों की बीमारी तो ज़रूर है, क्योंकि अक्सर इसकी अक्सरियत मरीज़ों की जो है वो बच्चों के एज ग्रुप में ही आती है। मगर ये बीमारी कई दफ़ा अनडायग्नोज फॉर्म में एडल्ट में भी मौजूद होती है। इसमें बीमारी की जो नोयत है वो ये है कि जो गंदम है उसके मुख्तलिफ अंसर हैं। उनमें एक ग्लूटेनिक अंसर है, एक अंसर ग्लाइडन है। ये गंदम की प्रोटीन्स हैं। ठीक है। और इनसे कई दफ़ा ये होता है कि किसी मरीज़ में जीनियाती तौर पे या जेनेटिक वीकनेस की वजह से फैमिलीज़ में अगर ट्रेंड हो इस बीमारी का, तो वो गंदम की एलर्जी डेवलप कर लेते हैं। अब गंदम की एलर्जी की जो अलामात हैं वो कई वाज़ेह अलामात हैं और कई ऐसी अलामात हैं जो कि उसको समझने के लिए थोड़ा सा तजर्बा और थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, इसकी अलामात में आता हूँ। पहले ये बताइएगा ये जो गंदम से एलर्जी है कितनी ज़्यादा पेचीदा बीमारी है और ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है अगर आप इसको जल्दी डायग्नोस नहीं करते हैं, आपको पता नहीं चलता और आप एहतियात शुरू नहीं करते हैं, ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है? इसका ये कि इसके बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो जिसकी वजह से ना इंसान की सेहत पे, बच्चे की सेहत पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक तो बच्चे का कद नहीं बढ़ता। हाँ, और एक उसका खून की कमी जो है वो दुरुस्त नहीं होती। कई दफ़ा ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मुस्तकिल मोशन रहते हैं, कभी इलाज करवाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। पेट फूला हुआ अक्सर बच्चों का रहता है। और थोड़ी सी जब बच्चियां टीनेज में अगर जाएंगी तो उनमें अक्सर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, यानी कि अच्छा। डिले जो होती है मेंस्ट्रुएशन वो भी आ सकती है। और शादीशुदा उम्र की ख़वातीन में कई दफ़ा इनफर्टिलिटी भी होती है, हड्डियों की कमज़ोरी भी हो सकती है। इसके अलावा इस बीमारी से मुंसलिक बीमारियां भी हैं जो इसके साथ आ सकती इसकी वजह से आ सकती है। इसकी वजह से आ सकती हैं। और वो आप समझते हैं कि एक ही ग्रुप की बीमारियां हैं। जैसे इसमें बच्चों की शुगर है, वो इससे बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। और इसके अलावा बच्चों की शुगर के अलावा और भी बच्चों में विटामिन की कमी जिसे आप कहते हैं वो भी आ सकती है। थायराइड की बीमारी बच्चों में आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें मुंसलिक हैं। तो इसका अगर जल्दी तशख़ीस ना होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि इसकी अलामात कुछ ऐसी हैं कि अगर उस पर आपको शुबा ना हो तो उस अलामात का बुनियादी बेसिक इलाज चलता रहता है। खून की कमी किसी की ठीक नहीं हो रही, उसको फलाद वगैरह दे के लोग काम चला रहे होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। जैसे ये कद का छोटा रहना ये बहुत नॉर्मल रूटीन है, बहुत नॉर्मल ठीक है। और ये जैसे आप कह रहे हैं पेट फूला रहता है, ये भी अक्सर सुनने में आता है बच्चों का। ये मोशन लगा रहना ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन। तो ये डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है कि इसके पीछे असल वजह क्या है। लोग मोस्टली अगर कद नहीं बढ़ रहा तो कद बढ़ने की अद्वियात लिए जा रहे हैं, मोशन जो ख़त्म नहीं हो रहे तो उसकी जाके मेडिसिन लिए जा रहे हैं और सिरप वगैरह वो पिला रहे हैं बच्चों को। इसकी अलग अलग जो चीज़ें हैं, जो मसला सामने आया उसकी मेडिसिन ली और वो चलते रहे, और इसके साथ ये मसला बढ़ता रहता है बजाय इसके ख़त्म हो। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये कि गंदम आपको छोड़नी पड़ती है। वो गंदम जो वाज़ेह तौर पे गंदम है और वो गंदम जो कि कंसील्ड जिसे हम कहते हैं गंदम है। वाज़ेह गंदम तो ये है कि जैसे अगर हम रोटी खा रहे हैं, नान खा रहे हैं या आप चपाती खा रहे हैं, रस इस्तेमाल कर रहे हैं, बिस्किट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब वो गंदम की फॉर्म है जो हमें पता है। फिर गंदम की कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो हमारे प्रोसेस्ड फूड में शामिल होकर आती हैं। जैसे आइसक्रीम के अंदर भी स्टार्च इस्तेमाल होता है। जैसे ये अभी आपने बात की है तो सामने नजर आती है ना कि ये गंदम की बनी हुई चीज़ें हैं, इसमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और लेकिन अब ये गंदम जो है हमारी ज़िंदगी के जितने भी खाने हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें, उनके अंदर कोई ना कोई मिकदार इसकी शामिल होती है, जिससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको उसका पता ही नहीं चलता। बच्चों की कैंडी और टॉफीज तक, हाँ, बच्चों की कैंडीज टॉफीज जो नॉर्मली आप मिठाई इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी होती है। फिर ये नूडल्स हैं, ये भी गंदम है, ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं।
तो जिन में गंदम की एलर्जी साबित हो जाए उनको ये सारी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है। अब उसमें बज़ाहिर ये महसूस होता है कि शायद बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी आयद हो गई है, लेकिन बहुत सी डाइट्स हैं जो बच्चे खा सकते हैं। जैसे गोश्त है, ठीक है, गोश्त वो हर तरह का खा सकता है, मुर्गी का, मछली का, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, वो हर इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा दालें वो सारी इस्तेमाल कर सकता है। तमाम वो अनाज जिसमें ग्लूटेन नहीं है, जिसमें सब्जियां चावल ले है, सकते हैं। बेसन है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। सब्जियां और फल वो सारे इस्तेमाल कर सकता है। मगर एक बड़ी बुनियादी एहतियात होती है, क्योंकि घरों में जब कुकिंग होती है ना, तो वो बर्तनों का अलहदा करना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी माइनर एहतियात जी भी जी, करनी पड़ेगी। बड़ी माइनर एहतियात करनी पड़ती है इसके जिन बारे में। बर्तनों का कनेक्शन गंदम के साथ, ग्लूटेन के बिल्कुल साथ ऐसे। हो गया, यानी वो आप मिसाल, अपने उस बच्चे हाँ, के लिए यूज नहीं मिसाल कर देने के सकते। लिए कि जो आप पकोड़े अगर बनाएंगे, तो वो जो पकोड़े जब आप बनाएंगे तो वो बेसन से बनेंगे, उसमें कुछ थोड़ी बहुत सब्जी डलेगी, तो उसमें कोई गंदम इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसी ऑयल में कोई समोसे बनाए हैं जो कि ज़ाहिर है मैदे से और जो कि गंदम से बनते हैं, तो उस ऑयल में उसके असरात होंगे। तो वो फिर बुनियादी तौर पे आप वो अपनी तरफ से तो परहेज़ कर रहे हैं, मगर वो परहेज़ इंप्लीमेंट नहीं नहीं, उसके असरात से भी बचना है। बिल्कुल बचना। अगर गंदम डायरेक्ट नहीं जा रही है तो जो जी। ऑयल उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, जो कपड़े उसमें इस्तेमाल हुए, बर्तन इस्तेमाल हुए, वो भी इसके साथ यूज़ नहीं करना। कपड़ों के बारे में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिस आप फूड की माइनर कंटेमिनेशन कहते हैं ना, जैसे रोटी एक जगह पे बन रही है, वहाँ पे खुश्क का इस्तेमाल होता है, तो अगर आप वहाँ पे कोई ग्लूटेन फ्री आटा इस्तेमाल बच्चा कर रहा है, तो अगर उसी जगह पे वो रोटी पक रही है आम बंदे की भी और वहाँ पे खुश्के का असरात हैं, तो वो ग्लूटेन फ्री आटे में ग्लूटेन आ जाएगी। और अच्छा। वो जो है ना, वो आपका जो परहेज़ वो मुकम्मल नहीं होगा, इसलिए ना बीमारी मुकम्मल रिजॉल्व भी नहीं करेगी। असल में कई लोगों को इन चीज़ों की मालूमात नहीं होती, वो अपनी तरफ से परहेज़ करते हैं, मगर चूंकि ये बारीक बारीक चीज़ें वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, नहीं कर पा रहे हो तो वो इस वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। फिर वो समझते हैं कि शायद ये ढकोसला है या कोई पता नहीं बीमारी की सही तशखीस है, या बीमारी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, या कोई मसला ऐसा है कि हमारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो इसका बड़ा तफसीली तौर पे जो होता है ना, पेशेंट को सबसे पहले डाइट के बारे में गाइड करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर गंदम की मैं डाइट पे आता हूँ, लेकिन ये जो आपने बात की कि ये इतने माइनर लेवल के ऊपर जाके इसकी परहेज करनी इसके पड़ती बारे है। में जो डाटा है वो ये कहता है 10 पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन आप किसको कहते हैं? 10 लाख को। अच्छा, 10 लाख में अगर 10वां हिस्सा भी मौजूद होना गंदम का किसी भी चीज़ में, तो वो बुनियादी तौर पे इस काबिल होता है कि वो जिस्म में एलर्जी के अलामात को शुरू भी कर सकता है और बरकरार भी और रख सारी सकता है। एहतियात जो है मट्टी हो हाँ, जाती है। जो लोग सीलिए के मरीज हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये तो कि बहुत अगर सीलिए का मरीज- बहुत ज़्यादा एहतियात की जी, ज़रूरत है। ये बहुत डिटेल्ड में एहतियात करनी पड़ती है। बल्कि इवन कुछ लोग आटे का बंदोबस्त करते हैं, ग्लूटेन फ्री आटा खुद पिसवाते हैं, मगर वो अगर वो उसी चक्की में पिस रहा है जिसमें दूसरी जिसमें गंदम भी पिस दूसरा रही है, रूटीन में आटा तो वो पिसता तो है, मिक्सअप हो गया। तो वो तो मिक्सअप हो जाएगा, तो वो उसका आपको फायदा रिजल्ट्स कोई नहीं मिलेंगे। तो ये एक छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं। असल में ये है कि इसमें साथ ना हमें हेल्प चाहिए होती है न्यूट्रिशनिस्ट की। न्यूट्रिशनिस्ट वो आदमी होता है जो ग़िज़ाई माहिर होता है, जो आपको ग़िज़ा के बेसिक कंपोनेंट्स बता सकता है कि किस ग़िज़ा में क्या चीज़ यूज़ हो रही है। ज़ाहिर है हम डॉक्टर्स विद एक्सपीरियंस विद ट्रेनिंग ये चीज़ें सीख लेते हैं, बिल्कुल, मगर हमारी बुनियादी जो तालीम होती है ना, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं होती। न्यूट्रिशन के इसलिए पास वो जाना डॉक्टर जो इस चीज़ में ट्रेन नहीं है, वो इस चीज़ को ना समझेगा ना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेगा। पड़ेगा। अच्छा, ये जो गंदम की एलर्जी है, ये आंतों को जाके स्वेल जी। करती है, और इसका ये होता ही है कि जब आप गंदम स्टार्ट करते हैं ना, जो कि अमूमी उम्र है गंदम स्टार्ट करने की 6 महीने की, तो ये बीमारी अमूमन 6 महीने से पहले नहीं आती, क्योंकि गंदम जिस्म में दाखिल ही नहीं हुई। ठीक है, जब 6 महीने के बाद आप गंदम स्टार्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में, कोई दलिया आपने दिया या कोई कोई भी चीज़ देना शुरू करते हैं जिसमें गंदम जिसमें इस्तेमाल है, बिस्किट है, रस है, ये बड़ी कॉमन चीज़ें लोग बच्चों को लेना शुरू करते हैं। तो उसके 4-6 हफ्ते के बाद जो है ना, वो आंतों में सूजिश की अलामात होती हैं। अब वो आंतों में सूजिश की अलामात से कई बार डायरिया भी हो जाता है। इसकी एक किस्म ऐसी है, अच्छा, डायरिया भी इससे हो सकता है? जी, डायरिया भी हो सकता है। इसकी एक किस्म ऐसी है जिसमें कब्ज़ की सूरत भी हो सकती है। अच्छा, तो कब्ज़ भी बड़ा आम सिम्टम है, लोग उसको लेके बैठे रहते हैं कि कब्ज़ है, बच्चे को कब्ज़ है, लेकिन सीलिएक डिजीज़ जो है वो कब्ज़ के साथ भी आ सकती है। और फिर खून की कमी, वो बड़ी कॉमन है हमारे लोगों में, ये भी इसके अंदर होती है? ये भी इसमें होती है। कद का छोटा रहना, खून की हाँ। कमी, ये सारी ये चीजें बड़ी बेसिक सी इसकी वजह अलामात से हैं हो जो सकती होती हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में जब आती हैं तो भूख फिर का ना ज़रूर- लगना। हाँ, हाँ, बच्चे रोटी खाते ही नहीं है, वो कहते नहीं खानी, दिल नहीं चाह रहा, वालिदैन डांटते रहते हैं, वो खाते नहीं। जी। लेकिन असल प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसको ले ही नहीं सकते, खा ही नहीं सकते, वो अंदर जाके उनको प्रॉब्लम करती है। और ये जब तक आंतें जो है वो बर्दाश्त करती हैं, जब उनकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है फिर वो रिएक्शन देना शुरू करती हैं कि अब नहीं। जी। इसके बारे में जो स्टडीज़ हैं वो ये हैं कि अगर एक मरीज़ है जिसको सीलिएक डिजीज़ की तशख़ीस हो गई है और उसके बावजूद वो किसी वजह से इस चीज़ पे कायल नहीं होता कि मैंने परहेज़ करना है, तो ज़ाहिर है जो अलामात हमने बताई हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद 40, 50, 60 साल के बाद
उसमें आंतों का कैंसर होने के भी इम्कानात अच्छा। होते हैं। ठीक है, अगर वो इससे चूंकि- परहेज नहीं जी, करता अगर है। वो परहेज नहीं करता तो ये उसमें इसके इम्कानात आम पॉपुलेशन से ज़्यादा हैं। अगर ये बच्चे के अंदर डायग्नोस हुआ है तो वो 40-50 साल तक चल जाता है। ये अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करता है तो उसकी ज़िंदगी वैसे ही गुजरती है जैसे एक आम बंदे की गुजरती है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे कोई फ़र्क नहीं लेकिन पड़ता। अगर वो एहतियात नहीं करते हैं, तो फिर जाहिर है उसके असरात हैं, उसके इतनी एज के अंदर जाके असरात आते हैं उसके, या पहले भी आ सकते हैं? नहीं, असरात उसके यही है ना कि अगर एक बच्चे की तशखीस ही नहीं हुई, उसकी बलूगत में देर हो सकती है, हाँ। बच्चियों में माहवारी स्टार्ट होने में देर हो सकती है, मुख्तलिफ मसाइल कद के के भी। मसाइल बच्चियों में अक्सर उसको इग्नोर किया जाता है, खून की कमी को इग्नोर किया जाता है ख़वातीन में। कई ख़वातीन की प्रेगनेंसी में खून की कमी है, वो ठीक नहीं हो रही होती, पीछे तो कहीं ना उसके कहीं ये सिविल- वजह होती है। हाँ, कई जो दफा डायग्नोस ही नहीं हुई। डायग्नोज नहीं होती। कई ख़वातीन होती हैं जी, जब भी आपको जनाब प्रेगनेंसी हुई उनको खून आयरन की ड्रिप्स लगवानी पड़ती हैं, वो एक रूटीन में समझ अब रही तो होती हैं। हाँ अब तो तकरीबन हर चौथी औरत ये काम कर रही है। बिल्कुल। तो कई दफ़ा ये बीमारी जो है वो कंसील्ड हालत में जिसमें तो मौजूद होती है। लाजमन है कि यही वजह होगी, पीछे और ये वजूहत लाजमन भी हो नहीं है, सकती खून की कमी की बेतहाशा वजूहत हैं फीमेल्स में। सबसे ज़्यादा तो खून की कमी की वजह यही है कि उनका एक मंथली साइकिल है, उस मंथली साइकिल में 4-5 दिन में उनका एक ब्लड लॉस होना है। अगर वो अपनी डाइट अच्छी नहीं रखती तो वो ब्लड लॉस उनका 1 महीने में रिकवर नहीं करती, तो वो इवेंचुअली जो है उसमें कमी अच्छा, पैदा हो इसमें जाती डॉक्टर साहब जो सिलिक है इसके अंदर तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, तो हाँ जी। कौन सी ग़िज़ा जो है ले सकते हैं, क्योंकि गंदम तो हर चीज़ के अंदर तकरीबन शामिल है और अलग से आप कोई चीज़ नहीं बनाते, बिस्किट बेकरी उस पर आप जा नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ा जो ले सकते हैं जो बच्चों को, आपने उनको भी तो साथ लेके चलना है ना, बच्चों को कितना समझा सकते जी, हैं? ज़ाहिर है वो बड़ा मुश्किल है इसका इलाज, इस वजह से कि बच्चे जो होते हैं उनको बड़ों की बनिस्बत जो है उन पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। वो एक दूसरे को देख के पीयर प्रेशर के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के जितने भी सारे स्नैक्स अक्सर इस्तेमाल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चिप्स की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे चिप्स खाते हैं, चिप्स की ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ जो बच्चे खाते हैं, अब वो चिप्स में जो अकड़ाव है जी। या उसमें जो कड़क है उस चिप में, उसको पैदा करने के लिए उसको स्टार्च से कोट किया गया। तो चिप्स बुनियादी तौर पे बना तो हुआ है उससे, आलू से, आलू से। मगर उसको उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो स्नैक की फॉर्म में बेचा जा रहा है, उस फॉर्म के अंदर तो लाने में उसके उसको अंदर स्टार्च गंदम तो आ इस्तेमाल गई, है। हाँ। तो अगर आप उसको ये कहें कि भाई आलू तुम्हें अलाउड है, तो वो उसको नहीं पता कि ये चिप्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसमें स्टार्च का इस्तेमाल है, तो वो उसका परहेज मुकम्मल नहीं होगा और उसमें बीमारी नहीं के होगा। असरात रहेंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, उसमें माओं को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अनफॉर्चुनेटली सीलियक से मुतल्लिका चीज़ें हमारे बड़े अच्छे स्टोर्स पे मौजूद भी हैं, जैसे शुगर फ्री चीज़ें पड़ी जी, होती शुगर हैं, फ्री चीज़ें हैं, ग्लूटेन लेकिन फ्री वो चीज़ें भी अब पड़ी होती हैं। आम चीज़ों से थोड़ी सी महंगी हैं। हम्म। तो उसमें यह है कि कई लोगों का, हमारे ज़ाहिर है लोगों के रिसोर्सेज कई दफ़ा इतने नहीं होते हैं कि वो डेफिनेटली उनको कोई नहीं अवेल कर भी सकें, अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो भी एक इशू होता है जिसकी वजह से बुनियादी तौर पे लोग नहीं कर सकते। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आम बंदे का स्नैक जो है वो बच्चे के लिए वो 50, 60, 70 रुपये में वो ले लेते हैं, तो हो सकता है सीलियक का अगर उनको स्नैक खरीदना पड़े तो वो 500 का एक स्नैक उनको ज़्यादा मिले। कॉस्टली हो जाएगा। हाँ, वो कॉस्टली हो जाएगा चूँकि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर। तो अब हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इसकी कोशिश की है, मगर चूँकि रेगुलेट इन चीज़ों को रेगुलेशन अभी चाहिए, अवेयरनेस भी तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, और उनको रेगुलेशन भी चाहिए कि चेक किया जाए कि वो जिस चीज़ को ग्लूटेन फ्री करके बेच रहे हैं वो है भी कि वो नहीं। ग्लूटेन फ्री है भी कि नहीं है। अच्छा, इसके भी अभी मसाइल हाँ, मौजूद इसके हैं। मसाइल ज़ाहिर है। चलें, इस पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जो गंदम की एलर्जी है वो एक ऐसी बीमारी है कि जिससे जितना जल्दी उसको डायग्नोस कर लिया जाए और उसकी एहतियात शुरू कर दी जाए वो उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। लेकिन वो जितना लेट होता जाएगा या आप उसको मानने से इनकार करेंगे, मोस्टली ऐसा भी होता है कि वालिदैन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि जी गंदम को कैसे हम छोड़ सकते हैं, तो वो फिर और भी ज़्यादा मसाइल जो उससे पैदा होते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर अदील मसूद। हम बात कर रहे हैं बच्चों के अमराज के हवाले से, ख़ासतौर पर सिलिक डिजीज़ और दीगर कैल्शियम और बच्चों की हड्डियों के हवाले से जो अमराज हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अदील भाई हम बात कर रहे थे सिलिक डिजीज़ के हवाले से कि इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हमारे एक रूटीन है ना कि कोई एक चीज़ आती है मार्केट के अंदर तो उसके अपोजिट इन्फॉर्मेशन जो है, दावे आना शुरू हो जाते हैं। अब इसको जितना मैंने स्टडी किया है, ये गंदम से एलर्जी को, इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। ये इसका इलाज एक एहतियात ही है कि सारी ज़िंदगी आपने ग्लूटेन फ्री चीज़ें ही लेनी है। लेकिन बहुत सारे दावे ऐसे भी आते हैं, सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक कह लें या कुछ भी कह लें, तो वो इस तरह के दावे हकीम कर रहे होते हैं कि ये इसका इलाज मौजूद है। इसमें कोई हकीकत है, वाकई इसका कोई इलाज मौजूद है? दरअसल ये कि पाकिस्तान में चूँकि इलाज के मामलात में रेगुलेशन थोड़ी सी कमज़ोर है, कमज़ोर है, काफ़ी ज़्यादा और कमज़ोर है। उसमें यह है कि कई ऐसे लोग भी इलाज की सर्विसेज दे रहे होते हैं जो कि इलाज की सर्विसेज देने के लिए काबिलियत नहीं और अहलियत नहीं रखते। तो अब उसको ज़ाहिर है चेक करना तो इदारों का काम है, उसमें तो हम बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं कर सकते।
और लेकिन ये होता है कि इंसानी नफ्सियात है कि इंसानी नफ्सियात हमेशा जो है वो अपने लिए आसानी ढूंढती है। ऐसे तो जब भी उसके सामने कोई मुश्किल आएगी तो वो अक्सर, जिसे हम कहते हैं ना, एक डिनाइल फेज में जाता है आदमी, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उसका अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करता है। उसमें फिर ये लोग अपने, जाहिर है ये भी तो एक अजीब रवैया है ना कि आपको एक बीमारी का, एक चीज़ का पता चल गया, आप उसके डिनाइल में जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं आप? एक चीज़ जब है तो मेरे या आपके डिनाइल में जाने से तो ख़त्म नहीं होगी। हाँ, लेकिन वो ये तो उसके लिए बुनियादी प्रैक्टिकल, इंसानी नफ्सियात का हिस्सा है ना। हाँ, लोगों की नफ्सियात, ज़ाहिर है हम जो कि लोगों से डील करते हैं तो हमें उसकी नफ्सियात को हम इग्नोर तो नहीं उनको कर बनाना सकते। पड़ता है कि भाई हाँ, है ऐसा, मान जाओ समझाना ऐसा ही और है। कन्विंस करना और बताना और उनको काउंसल करना जो है ज़रूरी होता है। लेकिन बहरहाल यही वो लूप होल होता है जिसकी वजह से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और वो ज़ाहिर है कोई ना कोई आपको ऐसे, ख़ुसूसन अगर आप ये इसको थोड़ा सा नोट करेंगे ना, तो ऐसा जो पैटर्न है ना, जो बीमारियाँ जिनका कोई हल नहीं है एलोपैथिक मेडिसिन में, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दमा है, सीलिक डिजीज़ है, इस तरह की कई ऐसी बीमारियां जिनको कंट्रोल आप कर सकते हैं मगर आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे आपको जो है ना ये क्वैकरी या तैयत का जो असर है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो, जाहिर है कोई बंदा भी बीमार रहना पसंद नहीं करता, तो वो ना कोई पसंद करता है कि वो रेगुलर दवाई खाए किसी वजह से। कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें दवाई भी रेगुलर खानी पड़ती है। तो वहाँ पे वो फिर कुछ लोग उसको जो है यूटिलाइज़ करते हैं इस मौके को, वो कोई ना कोई ऐसी ऑफ़र या कोई ऐसा ढकोसला बनाते हैं जिससे वो लोगों को कायल करते हैं कि हम उनके eliminate कर इस देंगे दवाई इस इसको। कमी का, कमजोरी का फायदा उठाते हाँ। हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, फिल वक्त इसका फिल जो वक्त नहीं है। एलोपैथिक मेडिसिन में इलाज नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी दुनिया भर में कुछ काम हो रहा है, जिसमें हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करते हैं या ऐसे करते हैं। वो कई ऐसे, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा तरीका इलाज है जिसको अभी दुनिया भर में जब किसी इलाज को राइज करना होता है तो वो FDA एक इदारा है जो बिल्कुल। फेडरल ड्रग अथॉरिटी है US में, वो उसको इम्प्लीमेंट करती है या उसको अलाउ करती है, तो वो पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट होता है। तो उसका भी, उस तरीका इलाज को एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में कई जगहों पे यूज़ किया जा रहा है, अभी मगर कंफर्म नहीं है हाँ, कुछ उसके भी। बारे में कंफर्म कुछ नहीं, और हम उसके बारे में राय उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक वो FDA से प्रूव ना हो। ठीक तो है। क्योंकि जाहिर है जब किसी इलाज को आपने इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसकी सारी चीज़ें आपको तो देखनी होम्योपैथी में, हकीमी, ये सारी चीजें, होम्योपैथी के बारे में सर, उसमें तो राय आपको होम्योपैथिक डॉक्टर ही बेहतर दे सकते हैं। मैं तो उसके बारे में क्वालिफाइड नहीं हूँ, ना मैं ट्रेंड हूँ, तो मैं उस बारे में राय आपको नहीं दे सकता। क्योंकि इसमें मगर बड़े बड़े दावे किए जा रहे होते हैं, गायें जी खत्म, ये वालदेन चले भी जाते हैं। देखिए जो परेशान है ना, उसको तो लगता है कि कहीं से शिफा मिल जाए। अब इतनी तहकीक तो किसी की नहीं होती, जिस तरह आप चीज़ों को देख रहे हैं, हर कोई नहीं देख रहा होता। तो फिर इस चक्कर में वो बेहतियाती जो है वो और भी ज़्यादा नुकसान का बायस बनती जाती है। चूँकि हम सीले के काफ़ी सारे मरीज़ देखते हैं और वो मरीज़ अक्सर बहुत सारे तरीका इलाज इस्तेमाल करने के बाद भी कई दफ़ा हमारे पास आते हैं। हमने अपने तजर्बे में कभी कोई ऐसा मरीज़ नहीं देखा जिसने एलोपैथिक तरीका इलाज के अलावा कोई तरीका इलाज अपनाया हो और वो ठीक हो उसकी गया हो। सीलिक डिजीज़ ख़त्म हो गई हो। तो हम तो इसी बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि इसका इलाज किसी और फील्ड में, जगह पे मौजूद नहीं है मौजूद फ़िलहाल। क्योंकि देखें दुनिया भर में आने वाले कल का जी, किसी को पता नहीं, अल्लाह करे आ एक जाए। चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यही होती है कि आप पहले उस चीज़ को साबित करते हैं और फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का जो रवैया है वो सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन में फॉलो किया जाता है। बाकी आप उसको जिस तरह आप देसी लैंग्वेज में जुगाड़ कह सकते हैं, कुछ लोग करते हैं चीज़ों के बारे में जिससे चीज़ें वक्ती तौर पे थम जाएँ, रुक जाएँ, ठहर जाएँ, लेकिन बीमारी जड़ से नहीं ख़त्म होती। ख़त्म नहीं होती जी, ऐसे ही। आफ्टर ऑल उसको आपको इलाज की, उसकी एहतियात की तरफ ही आना पड़ता है। चलें, ये तो सिल्क डिजीज़ के हवाले से बात हो गई। अच्छा ये बताइएगा कि अब जो नौमौलूद बच्चे हैं, पहले ऐसा लगता था कि बच्चों के अंदर बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन अब बच्चों के अंदर जैसे पैदाइश होती है तो मुख्तलिफ बीमारियां डायग्नोस हो जाती हैं। इवन कि अब तो जो शुगर है वो भी बच्चों के अंदर जो है वो डायग्नोस हो जाती है। इसकी क्या वजह है? हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने का स्टाइल, क्या वजह है कि ये बच्चों के अंदर भी छोटे छोटे जिन बीमारियों का बड़े बुजुर्गों में जाके एक लेवल पे हम सोचते थे कि उस पे जाके वो आएंगी, अब वो जो बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी है, उनके अंदर भी मौजूद है। वो आपकी बात दुरुस्त है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है हमारी जैसे जैसे तरक्की इंसानी नस्ल कर रही है वैसे वैसे आप नेचर से दूर हो रहे हैं नेचर से तो और बहुत ज़्यादा दूर हो गए। आपकी जो कॉमन कंज्यूमेबल्स हैं, हर चीज़ जो है वो केमिकल बेस्ड है। तो डेफिनेटली हमें इल्म हो या ना हो, दोनों सूरतों में हम हमारे जिस्म पे कोई भी केमिकल, चाहे वो साबुन की शक्ल में इस्तेमाल हो, शैम्पू की शक्ल में इस्तेमाल हो, किसी पॉलिएस्टर के कपड़े की शक्ल में इस्तेमाल हो, किसी प्लास्टिक की थैली की शक्ल में हम कोई चीज़ इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें इन द लॉन्ग रन हमारे जिस्म पे असरात तो रखती हैं। बिल्कुल लगती और है। यही असरात फिर अगली नस्लों में भी ट्रांसफ़र होते हैं। बीमारियां बढ़ने की एक वजह तो ये है कि हम चूँकि नेचर से दूर हो रहे हैं तो बीमारियां बढ़ रही हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं।
बिल्कुल। पहले कई ऐसी चीज़ें होती थी जो एग्जिस्ट करती थी, मगर लोग चूँकि उनकी तशख़ीस नहीं हो पाती थी तो लोग समझते थे शायद है ही नहीं, है ही नहीं है। तो लेकिन एग्जिस्ट करती थी। तो वो जिसे आप कहते हैं आँख उजल पहाड़ उजल, वो वाली सूरत हाल थी। लेकिन अब चूँकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं और बच्चों के डॉक्टर हर जगह पे मौजूद हैं, तो इस वजह से ये है कि अब ये आपको चीज़ें, और उससे पहले पीडियाट्रिक्स जिसको हम बच्चों की फील्ड कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। पहले जो इलाज था वो एडल्ट के डॉक्टर्स ही करते थे बच्चों का। बिल्कुल। तो वो लेकिन कुछ पिछले 40-50 साल से पीडियाट्रिक्स की फील्ड ने बड़ा तरक्की की है और प्रॉपर इसके डॉक्टर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट और सब स्पेशलिस्ट डेवलप हुए हैं। तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि इल्म में इजाफा हुआ है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, दोनों चीज़ों की वजह से भी बीमारी की तशख़ीस बेहतर हुई है। तो इससे बज़ाहिर ये इंप्रेशन बनता है कि अब शायद सीड के साथ भी तो कोई छेड़छाड़ की जाती है ना, उसके भी तो असरात आते जी, हैं। वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है। अब ये है कि जो हम फीड इस्तेमाल करते हैं ना, एनिमल फीड, जो मछलियों को या मुर्गियों को इस्तेमाल की जाती है, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है और अक्सर ऐसे ही है। इम्पोर्टेड, जिसको आप जीएमओ कहते हैं। फिर पर कैपिटा यील्ड बढ़ाने के लिए गंदम की, चावल की, हर फसल की, कि जी 1 एकड़ से हमने कितना हासिल करना है, कितना लेना है। उसको भी हम लोगों ने, ज़ाहिर है जो फूड साइंसेस के या एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने उस सीड को मैनिपुलेट किया है, जेनेटिकली डिज़ाइन किया है, चेंज किया है। उसकी वजह से सीड के ऊपर जो एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स हैं वो फ़र्क हो वो गया। भी फ़र्क पड़ा तो है। उससे भी आप कह सकते हैं कि जो खाने से पैदा होने वाली बीमारी हैं उनमें उसका कंट्रीब्यूशन भी है किसी हद तक। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, जीपीएस जीबीएस जो है ये क्या है? इसकी भी हम देख रहे हैं कि ये भी एक बीमारी है जिसके बारे में अवेयरनेस तो इतनी ज़्यादा नहीं है। ये है क्या बेसिकली? जीबीएस बुनियादी तौर पे असाबी निज़ाम की बीमारी है। उसको बच्चों के अंदर ही जी होती जी है? जीबीएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर गुइllain-Barré सिंड्रोम। ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, गुइllain-Barré सिंड्रोम। इसको आसान अल्फाज में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये ऐसे होगा कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो जिस्म में इन्फेक्शन करते हैं। उन वायरसेस की इन्फेक्शन होने के बाद कई दफ़ा जो आपकी असाबी निज़ाम की जो नसें हैं उनमें सोजिश हो जाती है और उनमें जो करंट होता है उसका जो पास करना है वो कम हो जाता है। जो हमारा असाबी निज़ाम है उसमें बड़ा माइनर सा 3-4-5 वोल्ट का करंट हमारे असाबी निज़ाम में रन कर रहा होता है, लेकिन चूंकि वो बड़ा माइनर करंट है, जिस तरह एक आम बैटरी सेल का करंट होता है, तो हम उसको फील नहीं करते, मगर स्पेशल इक्विपमेंट से हम उसको देख सकते हैं। अच्छा। जैसे नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हैं या इस तरह के टेस्ट होते हैं जिनसे हम उस करंट को मेजर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है। तो वो जो हमारे जिस्म की कई ऐसी नसें हैं उनमें असाबी निज़ाम में वो करंट है जो वक्ती तौर पे वो ख़राब हो जाता है, उसकी तरसील ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से आज़ाद जिस्म के जैसे हाथ पैर और ये चीज़ें जो है ना ओवर फ्यू डेज जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल और काम करना मरीज़, छोड़ हाँ, देते हैं। पहले उसमें ताकत में कमी आएगी, जैसे एक बंदा हाथ मिला रहा है तो उसकी ग्रिप में कमी आएगी, फिर हो सकता है अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो उसका हाथ बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे। तो ये इसका एक स्पेशल पैटर्न होता है जिसे हम असेंडिंग पैरालिसिस कहते हैं, यानी कि शुरू ये आपकी बॉडी के पेरिफेरी से होता है, यानी हाथों से पैरों से शुरू होगा और ये फिर ऊपर की तरफ आता है। तो जब बीमारी ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो कई दफ़ा ये आपके सांस के असाबी निज़ाम को भी मुतासर करती है, यानी कि सांस भी आप पट्ठों से लेते हैं और उनको भी नर्व सप्लाई कर रही हैं, तो अगर वो वहाँ पे बीमारी का असर आ जाए तो कई दफ़ा आपकी सांस में इतनी दिक्कत होती है कि मरीज़ को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। मगर एक अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सेल्फ रिजॉल्विंग डिजीज़ है, इसमें आपने थोड़ा सा टाइम देना होता है और उस टाइम के दौरान अगर आप मरीज़ को ख़तरे से बाहर रख सकें तो ये इसमें ये काफ़ी कैपेबिलिटी है कि ये मरीज़ खुद भी ठीक हो जाता है। और अगर ठीक ना हो तो इसमें मुख्तलिफ इलाज हैं, जैसे प्लाज्माफेरेसिस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बड़ा इसका बेहतर इलाज है, लेकिन तशख़ीस टाइमली होना ज़रूरी है। अच्छा दिल भाई, ऐसे देखा गया है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो जब पैदा होते हैं चलना फिरना शुरू करते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका जिस्म कमज़ोर होना शुरू होता है, पाँव मुड़ना शुरू हो जाते हैं, टांगें मुड़ना शुरू हो जाती हैं, हाथ मुड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ निकल आती हैं। ये क्या है? उसमें देखें 2-3 चीज़ें हैं। पहले वो बिल्कुल ठीक होते हैं जी, कुछ बच्चे तो स्कूल भी चले जाते हैं और उसके बाद वो इस काबिल भी नहीं होते कि वो अपने आप को 2 कदम भी आगे लेके जाएं, बिल्कुल नीचे। दिमागी बीमारियों का एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़। डीजनरेशन अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है उसका मतलब है कि वो चीज़ जो है ना वो गलना सड़ना शुरू हो जाए, ख़राब होना शुरू हो जाए। तो डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज़ बीमारियों का एक ऐसा ग्रुप है, उसमें काफ़ी सारी 15-20 बीमारियाँ हैं जिनकी थोड़ी बहुत अलामात में फ़र्क है, लेकिन वो उसके जो मरीज़ होते हैं उनमें ये अलामात हो सकती हैं कि एक बच्चा है जो कि अपनी उम्र के मुताबिक बैठना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, स्कूल जाना शुरू करता है,
लेकिन फिर ग्रेजुअली उसमें ये सारी सलाहियतें खत्म होना शुरू हो जाती है, जी, जीरो पे चला जी, जाता है जी, वापस। वो अब करते करते बिल्कुल बेड रिटर्न हो जाता है। तो ये हाथ पांव मुड़ जाते हैं जी, जी, बिल्कुल। वो ज़ाहिर है, वो जब हड्डियां कुछ बिल्कुल निकल जब कोई आती हैं। चीज़ इस्तेमाल नहीं होती जिस्म के आज़ाद, तो वो फिर इवेंचुअली वो डिसयूज़ की वजह से उनमें जिसे हम कंट्रैक्चर्स व्हीलचेयर पे कहते चले जाते हैं, हैं। जी, कंट्रैक्चर्स कहते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज़ भी आमतौर पे जेनेटिक होती हैं। तो इसका कोई इलाज नहीं है? इसका भी कोई ऐसा इलाज नहीं है कि मरीज़, हाँ, कुछ कुछ बीमारियों में डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज़ में हम बीमारी की प्रोग्रेशन को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। स्लो से मुराद ये कि आपकी बीमारी जिसने मरीज़ को शायद 10 साल में बेड रिडन करना है, तो अगर आप इलाज शुरू करें तो शायद वो 15 साल में बेड रिडन हो जाए। लेकिन आफ्टर ऑल होना वही लेकिन है। आफ्टर ऑल वो अब तक की जो रिसर्च हाँ, है अब तक की जो डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज में है वो इसी तरह ही है मामला। और फिर ये इस तरह होता है कि एक फैमिली के 2-2 3-3 बच्चों को भी है। ज़ाहिर है ये फैमिलीज़ में रन करता है, जेनेटिकली होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि अगर किसी फैमिली में एक बच्चा पहले से मौजूद हो, तो वहाँ पे फिर फर्दर कंसेप्शंस पे या फर्दर फैमिली प्लानिंग पे थोड़ी सी पेरेंट्स को एहतियात करनी चाहिए। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी पैदाइश से पहले तशखीस मुमकिन है, उसके तो ऊपर अगर गवर्नमेंट ने भी ऐसी कोई इंसिस्ट किया सर्विस हुआ वो है। अवेल करें जिसमें वो पहले पैदाइश से पहले चेक कर सकें कि टेस्ट बच्चे वगैरह में, कुछ हाँ, होते हैं वो जी करवाएं। बिल्कुल ऐसे है। जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट थैलेसीमिया की है, भी प्री नेटल टेस्टिंग हाँ, मौजूद है, आप कर सकते हीमोफीलिया, हैं। इन लोगों के भी हो जाते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ताकि बाद में जो आने वाले मसाइल हैं उनसे जी, खुद को महफूज जी, रख बिल्कुल सकें। ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, ये जो बच्चे जिनकी हमने अभी बात की, इसका मतलब है कि ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिनका इलाज मुकम्मल तौर पर नहीं है। हाँ जी, इनको भी ऐसे लॉन्ग लाइफ जब तक वो हैं, जी, और फिर बच्चे व्हील चेयर पर जाते हैं और उसके बाद जाहिर बात है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जी, ज़रा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब हो जाती है। 24/7 आपको केयर गिवर चाहिए ऐसे बंदे के लिए। वो बच्चा जो जिसने वालिदैन का सहारा बनना होता है, वालिदैन बेचारे उसका उसके सहारा बने होते ऐसे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है पेरेंट्स के लिए। हम ज़ाहिर ऐसे लोगों को डील करते हैं, हम देखते भी हैं, हमें खुद भी इस चीज़ की तकलीफ़ होती है। मगर ज़ाहिर है बीमारियाँ जो हैं वो इंसान के कुछ कंट्रोल में हैं, कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको डायग्नोस करना भी मुश्किल है, और अगर हो जाएं तो उनका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, मौजूद ही नहीं है। ऐसी बीमारियां अभी मौजूद हैं। देखिए, डायग्नोज करना तो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है ना, कि हम साबित कर लें कि इसको फलाना चीज़ है या फलानी चीज़ है। इलाज की हद तक, डायग्नोसिस की हद तक काफ़ी चीज़ों को डायग्नोज किया जा सकता है। ऐसी जो DBDs हैं उनको आप MRI वगैरह पे भी देख सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उनसे पता लग जाता है ये क्या DBD है। लेकिन एज ऑफ ऑनसेट से किस उम्र पे शुरू हुई, पहले क्या अलामात आई, बाद में क्या अलामात आई, उससे भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है ये किस नोयत की DBD है। मगर बहुत ज़्यादा मरीज़ की शायद हेल्प नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, इस पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कैल्शियम और जो हड्डियों की कमज़ोरी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखते रहिए लाहौर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदील मसूद। बात कर रहे थे हम जो जेनेटिक डिजीज़ हैं जो मौजूद रहती हैं और आफ्टर ऑल जो है उनका इलाज नहीं होता और बच्चे जो हैं वो जल्दी मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसी और भी बीमारियां मौजूद हैं। सिलिक जो है वो इस तरह की तो नहीं है, लेकिन उसका भी अभी तक इलाज नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि मुकम्मल तौर पर एहतियात सारी ज़िंदगी करना पड़ती है, जब तक कोई नई रिसर्च नहीं आती। अब तक की रिसर्च के मुताबिक उसका इलाज मौजूद नहीं है। इसी तरह GBS की बात की, अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, हड्डियों की जो कमज़ोरी है बच्चों के अंदर, ये अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। इसकी क्या वजह, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो नौमलूद होते हैं बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके अंदर भी इस तरह के मसाइल आ रहे हैं। जो हड्डी और दांत है ना, वो बायोकेमिकली तकरीबन मिलते जुलते हैं, उनकी हार्डनेस में फ़र्क है। और बुनियादी तौर पे उनके 4 बेसिक जो है ना रॉ मटेरियल्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स और विटामिन D। और इनका एक प्रोपोर्शन होता है जिसके साथ ये बना होता है। ये ऐसे ही है, मैं मरीज़ों को अक्सर समझाने के लिए मिसाल भी देता हूँ कि जब आप किसी छत पे लेंटर डालते हैं तो आप सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी एक प्रोपोर्शन से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अगर आप उसमें से किसी चीज़ को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ में फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह जब बच्चे की हड्डी और बड़े की हड्डी में फ़र्क ये है कि बच्चे की हड्डी भी बन रही है। 18 साल की उम्र तक उस हड्डी ने अपने मुकम्मल पोटेंशियल पे आना है। तो उस बच्चे को ना कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और कैल्शियम की जो बुनियादी सोर्स है वो जो है वो दूध है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गलती लोग ये कर रहे हैं, दूध भी तो 2 नंबर ही है सर वही मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि लोग जो गलती कर रहे होते हैं वो यही होती है कि माँ का दूध जो है ना, किसी भी जानवर के बुनियादी तौर पे जो दूध है ना, वो उस जानवर की हड्डी और उस जानवर के दांतों की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल अल्लाह ने डिज़ाइन किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बच्चे की ग्रोथ, ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए उसकी माँ का दूध उसके लिए डिज़ाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ताकतवर है, वो उसके मुताबिक डिज़ाइंड है। और अगर कोई किसी वजह से माँ अपना दूध नहीं दे पाती तो दूसरा जो अल्टरनेटिव है वो फार्मूला फीड्स हैं।
फार्मूला फीड जिन्हें आप कहते हैं, जब्बे का दूध कहते हैं, हम उसको सजेस्ट नहीं करते, मगर कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे खुदा ना से किसी वजह जब से कोई और रास्ता हाँ, ना बचे। हाँ, कोई और रास्ता ना हो और कोई मेडिकल रीजंस हो या माँ गुजर जाए, मौजूद ही ना हो, उस सूरत में आप बच्चे को बजाय इसके कि खुला दूध दें, आप फार्मूला फूड दें, कम से कम 1 साल की उम्र तक। साल से पहले खुला दूध इस्तेमाल करना बच्चे की हड्डियों के लिए नुकसानदेह है, जो कि वो बड़ा करना ही नहीं चाहिए। जी, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ। लेकिन अब तो एक फैशन के तौर पर भी होता है कि बच्चे को पहले दिन से फार्मूला दूध देना शुरू कर देते हैं। जी, वो जाहिर है उसमें कुछ कह लें कि कंपनीज का भी अमल दखल होता है चीज़ों के वो तो अंदर। फिर डेफिनेटली हाँ, है। फिर उसके अलावा ये कि ज़ाहिर है इश्तिहारबाजी अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी, मगर किसी ज़माने में इश्तिहारबाजी जब होती थी तो बड़ा सेहतमंद गोलमोल बच्चा दिखाया जाता था, तो वो पेरेंट्स जो रहते थे बड़ा इंस्पायर होते थे कि शायद ये वो चीज़ है जो हम अपने बच्चे और को उसको देंगे, फॉलो तो करना शुरू कर जी देते। उसको फॉलो करना शुरू कर देते थे। तो लेकिन ये कि दुनिया भर में रेगुलेशंस के तहत अक्सर दूध बनाने वाली कंपनियां तो एडवर्टाइज ही नहीं कर सकती, तो पाकिस्तान में भी किसी हद तक इम्प्लीमेंटेड है, मगर यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा आप कह लें कि ख़वातीन में सहल पसंदी का एलिमेंट भी है। कुछ ख़वातीन समझती हैं उनकी जिस्मानी साख्त मुतासर हो जाएगी, हालांकि अगर आप दूध पिलाए माँ अपना तो छाती के सरतान से बचने की बहुत अच्छी रिसर्च जो कि अब आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं छाती के सरतान के। अब तो हर अस्पताल के अंदर तकरीबन इसके अलग अलग सेंटर कायम करना शुरू हो गए क्योंकि इनकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो रेशो इसीलिए ज़्यादा बढ़ गई है ना कि ख़वातीन दूध पिलाने से परहेज कर रही हैं, तो वो अगर पिलाएं तो वो उससे बड़ी हद तक महफूज रहती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए, उससे बेहतर कोई चीज़ बच्चे के लिए नहीं है। लेकिन गाय भैंस के मेन सोर्स है ये कैल्शियम का तो मेन सोर्स है, लेकिन माँ के दूध में कैल्शियम कितना है इसका ताल्लुक इस चीज़ से भी है ना कि माँ में कैल्शियम कितना है, क्योंकि अगर माँ में ही कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है तो जाहिर है उसके दूध में भी ये चीज़ें कम होंगी। तो ये देखना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करती है फैमिलीज कि जी इससे हमने रूटीन से हटके रूटीन से हटके थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर मिलती है, मगर जो दूध पिलाने वाली माँ है ना उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स प्रेगनेंसी की से भी ज़्यादा है, उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, उससे भी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो इन्वेस्ट आपने उस पर करना है वो उसके बच्चे में मैं अक्सर लोगों को कन्विंस करने के लिए ये समझाता हूँ कि आप जितना आप फार्मूला फीड पे स्पेंड कर रहे हैं उसका 15 से 20% जो है ना उसकी माँ पे स्पेंड करें, तो आप बहुत हाई क्वालिटी फीड बच्चे को मिल जाएगी और बहुत सारे इशू से बच्चा आपका सेव रहेगा। साल के बाद आप दे सकते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि चूँकि हम एक गर्म इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो गर्मी से बचने के चक्कर में हम लोग धूप से भी बचे होते हैं। ऐसे तो वो जो धूप है ना हमारे जिस्म को, हमारा आप समझ लीजिए जिस तरह सोलर पैनल्स बिजली बनाते हैं, इसी तरीके से हमारा जो जिल्द है अल्लाह ताला ने उसमें निज़ाम रखा हुआ है विटामिन डी पैदा करने का। विटामिन डी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम 2 जैसे अब सन बाथ वगैरह जी कुछ ममालिक में लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो इसी पॉइंट से लेते हैं। 2 घंटे अगर आप सनलाइट में गुजारें तो आपके जिस्म का विटामिन डी पूरा हो जाता है। तो लेकिन वो हमारे यहाँ पे बच्चे तो 2 मिनट नहीं गुजारते। हाँ, बच्चे हमारे और जो फैमिलीज हैं और वो अक्सर धूप को अवॉइड करते हैं, तो इस वजह से हमारे पाकिस्तान में बच्चों में तकरीबन 80% प्लस पॉपुलेशन जो है विटामिन डी की कमी का शिकार है। तो अगर एक न्यूबॉर्न पैदा होता है तो हम बच्चों के डॉक्टर उसको शायद कोई भी दवाई ना दें अगर वो ठीक है, लेकिन हम उसको विटामिन डी जरूर देते हैं क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं इंजेक्शंस का कोर्स है वो लगना शुरू हो जाता है। इंजेक्शंस भी और ड्रॉप्स फॉर्म में भी आते हैं, ड्रॉप्स लगना शुरू हो जाते हैं, तो वो ये इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चों में कमी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर विटामिन डी की। हमारा जो लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो गया, उसने हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उनकी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असर डाल जी बिल्कुल ऐसे। तो इस लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। हम कह तो देते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि अब ये ख़राब इतना ज़्यादा हो गया और लोग एडजस्ट उसके साथ इस तरह हो गए हैं कि अब उससे बाहर निकलना, उस रूटीन से हट के कुछ करना वो वैसे बड़ा अजीब सा लगता है। सर आप सोशल एनिमल है ना, आप अलहदा लोगों से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपने लोगों के तहत, जैसे एक स्कूल का अगर एक टाइम तय है तो आप ये तो नहीं कर सकते कि मेरे स्कूल का टाइम अलग होना चाहिए, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये दफ्तरी को आदत करते हैं तो आपने उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इंसान बज़ाहिर ये चीज़ें वो हैं जिनमें जो है ना ओवरऑल एज अ माशरा चेंज करे तो फिर ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है आदिल भाई, ये ब्लड की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, ये न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अब तो ब्लड कैंसर जो है वो भी डायग्नोस होना शुरू हो गया। इसकी क्या वजह है? ब्लड की जो बीमारियाँ हैं, ये ब्लड ये भी उसी से रिलेट करता है, जेनेटिक है या वालिदैन की वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं? इसकी क्या बेसिक वजह है? ब्लड की जो सबसे कॉमन बीमारी हम बच्चों में फेस करते हैं ना जी, वो तकरीबन इसी रेशो में है, 70-80% बच्चों में है, और उसका ताल्लुक आपकी फाइनेंसिस से भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अमीर बच्चों में या गरीब बच्चों में कोई फ़र्क देखा हो। ठीक है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ना, चूँकि अगर हम अपने एंसिस्टर्स की बात करें तो वो ज़्यादातर हमारे एंसिस्टर्स या हिंदू रहे होंगे या सिख रहे होंगे पाकिस्तान बनने से पहले, आज से 4-5 जनरेशन पहले। ठीक है। तो आप उन माशरों के अंदर आपने देखा है थोड़ा सा ना दूध की सैंक्टिटी ज़्यादा है,
वो दूध को रिलीजियसली भी एक मतलब एक उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं। उस वजह से हमारे लोगों के अंदर भी ना दूध को बहुत ओवर वैल्यू किया जाता है कि जी बच्चे को हम ग्रोथ नहीं हो रही, हमसे अक्सर 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे को हम 2-2 3-3 लीटर दूध पिला रहे होंगे। ऐसे ही हालांकि दूध की क्वांटिटीज़ बड़ी लिखी पड़ी क्वांटिटीज़ हैं। 6 महीने की उम्र तक आपने बच्चे को दूध देना है, उसके बाद आपने बच्चे को खुराक देनी है और साल के बाद आपने दूध को कम करके आधे किलो पे ले आना है और यही मिकदार जो 3 साल पे 1 पाव पे रह जाती है और उसके बाद आपकी हमारी उम्र तक 1 पाव की मिकदार है। मगर हमारे यहाँ पर वो बच्चे जो हैं वो 2-2 3-3 साल की उम्र तक जो हैं वो 2-2 किलो दूध पी रहे होते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो खुराक नहीं लेते, उनकी ग्रोथ नहीं होती। दूसरे नंबर पे उनका नुकसान ये होता है कि वो बच्चे जो हैं वो खून की कमी का शिकार होते हैं। खून की कमी का शिकार, ये अब केसेस, अब इसके तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं जी, कि हर एक तो- बच्चा दूसरा जी। तीसरा बच्चा जो खून की कमी का शिकार। एक तो ये कि बच्चे थक जल्दी जाएंगे, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा, सीखने का अमल मुतासर होगा, सबक याद नहीं होगा, स्कूल में नालायक मशहूर हो जाते हैं बच्चे, होती है उनको खून की कमी है। ठीक है, हर वक्त रोना धोना लड़ना झगड़ना, पेरेंट्स भी तंग आए होते हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा क्यों इस तरह का है, हालांकि उसको खून की कमी होती है। भूख ना अच्छा, लगना, खून की कमी की वजह से सारे मसाइल पैदा होते हैं। जी ये सब अलामात खून की कमी की हो सकती हैं। हाँ, अक्सरियत पेशेंट्स में ये अलामात होती लेकिन हैं। हमारे तो ये जैसे अभी आपने बात की, जो दूध है वो बड़ा फखरी अंदाज में पिलाया जाता है जी मैं वही कि अर्ज कर रहा ज़्यादा हूँ से ना ज़्यादा पिलाएं, कि जितना ये पिला वो सकते हैं सोशल पिलाएं। चेंज है जो हमें लानी पड़ेगी ना। दूध को ओवर एम्फसाइज हम लोगों ने बिला वजह किया हुआ है। दूध की अहमियत 6 माह तक ज़रूर है, उसके बाद आपने उसको कम करना होता है। फिर उससे एक और भी बड़ा मसला है ना कि जो अब खुला दूध मिलता है वो तो दूध होता ही नहीं, जी वो भी वो ज़ाहिर तो है ही जहर। हाँ वो भी है। लेकिन आप उसको दूध समझ के और सवाब समझ के बस बच्चों को पिलाए जा रहे हैं, हम्म, बजाय इसके कि वो एक कतरा भी ना दें, हम्म, क्योंकि वो तो उल्टा जाके नुकसान कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए भी लोग तैयार नहीं। देखिए बॉडी को ना बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत है। बिल्डिंग ब्लॉक्स बॉडी के प्रोटीन है जिसने बॉडी ने बनाना है। जैसे आपने दीवार खड़ी करनी है तो आपको ईंटें चाहिए, आपको रेत सीमेंट चाहिए। जब आप किसी मिस्त्री को लाके बिठा देंगे, आपके पास ईंटें रेत सीमेंट नहीं है, तो वो कैसे दीवार बनाएगा? ऐसे बनाए। इस तरह बॉडी को जब तक आप बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं देंगे, बॉडी कभी भी आप ग्रो नहीं करेगी। बेसिक चीज़ें कौन कौन सी है जो देनी चाहिए और जिनसे देखिए हम अवॉइड करना चाहिए? तो कहते हैं कि बेसिक बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट की जो डेफिनेशन है बड़ों में और बच्चों में, उसमें थोड़ा बुनियादी फ़र्क ये है कि बच्चों में चिकनाई या फैट के मिकदार को हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं या हम ज़्यादा देना चाहते हैं। ठीक है। बड़ों में आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं जी चिकनाई कम इस्तेमाल करें, फैट कम इस्तेमाल करें, लेकिन बच्चों में इसके इन्वर्स है। बच्चों को ज़्यादा देना बच्चों चाहिए। को ये चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा देना बेहतर अच्छा। होता है। उसकी वजह ये कि जो ब्रेन उसका डेवलप होना है पहले 2 साल में होना है और वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फैट्स है। तो अगर आप बच्चे को गुड फैट दें, जिसको गुड फैट आप कहते हैं, मक्खन है, देसी घी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आप बच्चे को दे सकते हैं, वो ज़रूरी है। सिंपल शुगर से बच्चे को अवॉइड करना है, जैसे कि जो हम बच्चों को आमतौर पे फ्रूट ड्रिंक्स, जूसेस, टॉफ़ीज़, जेलीज़, ये सारी सिंपल शुगर है जिसको आप मिठास कहते हैं, चीनी कहते हैं, इससे बच्चे को अवॉइड करें जितना मुमकिन हो। क्योंकि ये सिंपल शुगर एक तो बच्चे में हाइपर एक्टिविटी पैदा करती है। ठीक है। बच्चे वो आप देखते होंगे कभी कोई इधर घुस रहा है, उधर घुस रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा तूफान है, वो मचाया कहते हैं जी हमारा कंट्रोल ही नहीं है बच्चा, जो कंट्रोल से बाहर है। तो वो आप थोड़ी सी उसकी चीनी रिड्यूस करेंगे, आपको नजर आएगा कि यार ये बच्चा तो कूल एंड काम हो गया। अच्छा। दूसरी बात ये कि भूख पे बड़ा उसका इम्पैक्ट है। जब आप सिंपल शुगर या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, बच्चे की भूख खत्म हो जाती है, फिर बच्चा खाने पीने की तरफ राग़िब नहीं होता। और फिर ये शिकवे रहते हैं कि बच्चे खाना नहीं खा जी रहे। हाँ, और फिर डेंटल केयर, दांतों का ख़राब रहना। हमारे यहाँ ये बड़ी एक रूटीन है, दूध में रात को चीनी मिक्स करके या शरबत को मिक्स करके वो लोग माएँ बच्चे को फीडर पिला देती हैं। वो सारी रात वही चीनी वाला शरबत और वो दूध वो जो चलता है रहता है। वो दांतों पे लगा रहता है और उसकी वजह से बच्चे के दांत जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, इसमें अब बच्चों के अंदर सुनने के हवाले से मसाइल आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने खुद भी देखा है कि छोटी उम्र के अंदर 5-6 साल के अंदर भी कानों के मसाइल आ गए, सुनाई नहीं दे रहा, प्रॉपर नहीं सुन रहे। इसकी क्या वजह है? देखें उसमें ना 2-3 तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। एक होती है कंजेनिटल डेफनेस। कंजेनिटल डेफनेस ये है कि बच्चा पैदाइशी तौर पे ही बहरा है, सही है। आप वो पैदाइशी तौर पे बहरापन होने के लिए थोड़ी सी मतलब आपको ज़्यादा ड्यू विजिलेंस चाहिए, उसको 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 डिटेक्ट करने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। मगर कई ऐसी बीमारियां हैं बच्चों में जो पैदाइशी बहरापन ला सकती है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे को किसी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई है, या बच्चे को छीले में गर्दन तोड़ बुखार हुआ है, या बच्चे को कोई अद्वियात ऐसी लगानी पड़ेगी जिनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से कई दफ़ा बहरापन पैदा हो जाता है, तो ये इसकी वजह से बहरापन बच्चे में आ सकता है। कुछ ऐसी मरूसी बीमारियां हैं जो माँ से बच्चे में आती हैं, उनकी वजह से भी बच्चे में बहरापन आ जाता है। तो बहरापन का मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। जी बहरापन का सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टेशन होती है वो होती है डिलेड स्पीच, यानी कि जो जब बच्चा सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा भी नहीं।
तो जब बच्चा साल 2 साल 3 साल के बाद बोलना नहीं शुरू करता तो फिर पेरेंट्स को तशवीश होती है कि हमारा बच्चा उस तरह बोल नहीं रहा जिस तरह इसके हम उम्र बोलते हैं। फिर जब वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगता है कि बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो बोलने का नहीं है, वो सुनने का है। सुनने क्योंकि जब बच्चा सुनेगा ही नहीं तो वो सीखेगा ही फिर नहीं बोलेगा तो ही वो कैसे बोलेगा। सही है। तो फिर वहाँ पे जो है ना वो मसाइल आते हैं। फिर बहरेपन की एक बहुत बड़ी वजह ना मुसलसल कानों का बहना भी है, यानी कि जो कानों के इन्फेक्शन अक्सर बच्चों को होते हैं जिनमें कान बहते रहते हैं, कानों से रेशा आता रहता है, पेरेंट्स उसकी ये भी परवाह नहीं बहुत करते कॉमन हैं। हो गया। कॉमन इशू है, तो वो लोग उसकी करते नहीं थे। ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको लंबे अरसे तक लाइलाज रखेंगे तो ये आपके कानों के अंदर बहुत बारीक बारीक हड्डियाँ होती हैं, ये उन हड्डियों के जो जोड़ हैं वापस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके सुनने की इस्तेदाद में फ़र्क आ जाता है। अच्छा। हाँ, अब सुनने की इस्तेदाद का ताल्लुक आपके बोलने से है और बच्चे ने बोलना सीखना सुनने से ही है, तो ये चीज़ें लिंक्ड हैं इस वजह से। अच्छा, लास्ट में जो बड़ा कॉमन मसला और तकरीबन हर घर का है, ये मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों के अंदर, और अब तो माएँ भी अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देती हैं, लो बैठो। ये कितना नुकसानदेह? बच्चे एक तरह से मोबाइल के साथ जो है ना वो इस तरह कनेक्ट हो गए हैं कि उनको छोड़ना नामुमकिन सा लगता है उनके लिए। जी, बच्चों में ना बच्चों की एक ये हमारी ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ जो बच्चों की, उस पे हर चीज़ पे असर डालता आप है। देखें जैसे मैं आपसे बात चिड़चिड़ा हो जाते हैं। आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये है रेसिप्रोकेशन और ये है कम्युनिकेशन। यानी आपने मुझसे बात की, मैंने आपको उसका जवाब दिया, ये रेसिप्रोकेशन और कम्युनिकेशन है। जब आप मोबाइल स्क्रीन पकड़ लेते हैं तो मोबाइल स्क्रीन आपसे बात करती है मगर आप उससे बात नहीं करते। आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिसको आप कहते हैं ना बच्चों में एपैथी डेवलप होना, कि बच्चों में एहसास की कमी, जिस तरह पेरेंट्स अक्सर शिकायत करते हैं आजकल के बच्चों में एहसास ही नहीं है, एहसास नहीं है, ठीक है, वो डेवलप नहीं वो होने इस दिया। वजह से क्योंकि आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, आपको समझ नहीं है। दूसरा, सोशली किस तरीके से हैंडल करना है आपने एक दूसरे को, वो भी आपको इसी तरीके से आता है कि जी आप एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते। तो जब इंसान को अवॉइड करता है तो डेफिनेटली इसमें वो स्किल ही डेवलप नहीं होती। लेकिन बच्चों में एक इदारा है अमेरिकन अकेडमी ऑफ प्रोटेक्टिव, उसकी रिकमेंडेशन है कि 5 साल से पहले स्क्रीन टाइम जो है वो 0 है। अच्छा। स्क्रीन में सब चीज़ें शामिल हैं, इसमें टीवी शामिल है, इसमें मोबाइल शामिल है, इसमें टैबलेट शामिल है, इसमें लैपटॉप शामिल है, ये सब चीज़ें स्क्रीन है। ये तो ये पॉसिबल है वैसे? अब पॉसिबल नहीं है, तो 5 इम्प्लीमेंट साल नहीं से होता, पहले मगर उनकी 0 रिकमेंडेशन है। वो ये कहते हैं कि ये जो है ना आपका ब्रेन एक्टिवेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से ब्रेन की जो सीखने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है जब आप 5 साल से छोटे बच्चे को ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसको हम स्क्रीन ऑटिज्म भी कहते हैं कि बच्चा वैसे नॉर्मल होता है लेकिन स्क्रीन के साथ रह रह के वो ऑटिज्म का ज़हनी मसाइल भी इससे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बच्चे में पैदा होती हैं। तो हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि स्क्रीन को आप जितना अवॉइड कर सके करें। उसका सबसे बड़ा मैं तो कहूँगा असूल ये है कि आप पहले अपनी स्क्रीन तर्क करें। जब अपनी खत्म नहीं होगी, वालिदैन की अपने मोबाइल नहीं छूटेगा। ये हो नहीं सकता ना कि हम मुंह के आगे स्क्रीन रखें और बच्चों को हम आवाज़ दें कि भाई आप जो है ये ना करो। वो कहेगा भाई तुम सिखा रहे हो तो मैं क्यों ना करा। बच्चों को मोबाइल दे के तो खाना खिलाते हैं, ये देखो और खाना। बिल्कुल ऐसे ही उसकी वजह से बच्चे में टेस्ट परसेप्शन और स्मेल परसेप्शन और सेंस ऑफ फुलनेस, ये चीज़ें बच्चे में दीगर मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि खाने का जो अमल है ना, ये इसमें आपके बहुत सारे सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं। आप टेस्ट करते हो, आप चीज़ को स्मेल करते हो, फिर आपको एहसास होता है कि मुझे भूख है या मेरी भूख ख़त्म हो गई है। तो जब ये आप स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होते हो उस दौरान में, तो ये सारी चीज़ें वो आपको फील ही नहीं हो रहा होता कि आप क्या कर रहे हैं, हो जाती हैं। इस वजह से बच्चों में मोटापा आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। बच्चे ओवरडू कर जाते हैं, खाते रहते हैं, साथ स्क्रीन लगाई हुई है, साथ खाते रहते हैं। वो समटाइम होता है ना कि जब तक खा रहा हूँ तब तक ही स्क्रीन मेरे पास है, तो उस चक्कर में भी खाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको आप कहते हैं ना, कि सारा वक्त लेटे रहना, मोबाइल देखते रहना, टीवी देखते रहना, स्क्रीन देखते रहना, तो बच्चे का जो चलना फिरना, क्योंकि जो आपकी हड्डी की ग्रोथ है उसका ताल्लुक उस चीज़ से है कि आपकी हड्डी कितनी मूव कर रही है, उस पर बर्डन कितना पड़ रहा है, वो मसल भी इसी चीज़ पर डेवलप होते हैं। तो जब बच्चे भाग दौड़ नहीं कर रहे तो जाहिर है उनकी ये चीज़ें कमज़ोर हैं, और एज एन एडल्ट जब वो माशरे में आएंगे तो वो उनकी चीज़ें हमारी नस्ल से कमज़ोर होंगी। बिल्कुल कमज़ोर होंगी। डॉक्टर अदील मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका बहुत कीमती वक्त देने के लिए। सेलेक्ट डिजीज़ के हवाले से हमने बात की, GBS जो है रेशों की एक बीमारी, उसके हवाले से बात की कि बच्चों के अंदर जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको अभी तक डायग्नोस हम कर लेते हैं लेकिन उसका इलाज मौजूद नहीं है, तो उनके अंदर जो एहतियात है वही सबसे बेहतरीन इलाज है। एहतियात के साथ ही आप आगे चल सकते हैं। इसी तरह सिलिक जो डिजीज़ है, जो गंदम से एलर्जी है, ग्लूटेन, उसके अंदर भी एहतियात ही सबसे बड़ा एलिमेंट है। इसके अलावा अभी तक कोई इलाज इसका जो मंजूर शुदा मौजूद नहीं है जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि इसके बाद जो है वो ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। और जैसे स्क्रीन के हवाले से जो मोबाइल का इस्तेमाल है, उस हवाले से डॉक्टर अदील ने हमें बताया कि उसके साथ और भी बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। बच्चों के अंदर जो सोचने समझने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत कम हो जाती है, तो इससे भी बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर रंग।